Hello, my dear students of 10th standard. Once again, welcome back to my class of social science. And this is the 19th chapter that we are studying at present. ठीक है, 19th chapter जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, सिविक्स का चैप्टर है. ठीक है, और सो फार इसके जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन हमने शुरुआत में समझा. And then after we also understood the concepts of human development index, जिसको हम HDI कहते हैं. And then after we also understood the concept of human development report, जिसको HDR कहते हैं. हर साल वो पब्लिश होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए. ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था इस चैप्टर में कि जब 2015 को रिपोर्ट पब्लिश हुआ तब इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में 130th रैंक. लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि हर साल वो चेंज होता रहता है. जितना अच्छा डेवलपमेंट होता है उतना नंबर आगे आता है, अदरवाइज नंबर जो है वो पीछे भी चला जाता है. तो जितना आगे नंबर आए, ठीक है, हमारा HDR के मुताबिक उतना अच्छा है. उसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज इन अ प्रोग्रेसिव पाथ इन इंडिया. ठीक है, तो ये चीज है. एंड देन आफ्टर वी आल्सो अंडरस्टूड सम एग्जांपल्स of certain countries, जिसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है कि हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कुछ कंट्रीज, देन हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कुछ कंट्रीज, एंड देन आफ्टर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कुछ कंट्रीज जो है. हमारा रैंक जो आता है वो तीसरे नंबर के क्लासिफिकेशन में आता है मीडियम डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें. ठीक है, तो इतना तक हमने लेसन को स्टडी किया है. नाउ पेज नंबर 163 से हमें स्टार्ट करना है चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है मैंने चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इंश्योर करना है किसी भी देश में, ठीक है, तो वो कोई आसान बात नहीं होती है. बहुत टफ टास्क है. It's rather we can say that it's a challenging task. और खास करके इंडिया जैसे बड़े देश में, देश बड़ा है प्लस पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो ऐसे कंट्री में डेवलपमेंट को इंश्योर करना वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुश्किल है. पूरे वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, अब वो क्यों मुश्किल है, तो उसकी वजह जो है, रीजंस हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं कि कौन कौन से एरियाज में हमें जनरली चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. तो देयर आर 3 मेजर एरियाज. हेल्थ, ओके, नंबर 1 इज हेल्थ, एंड सेकंड वन इज सेक्स रेशियो, एंड देन द थर्ड वन इज वुमेन एम्पावरमेंट. ये तीनों एरियाज ऐसे हैं जहां पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत जोरदार कोशिश कर रहे हैं. उसके बावजूद भी जितना रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया में वो अभी तक नहीं आ पाया है. ठीक है, तो पढ़ने की मैं शुरुआत करूं पेज नंबर 163 के ऊपर. ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट 5 नेशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इट इज एविडेंट दैट इंडिया इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव ऑल द पैरामीटर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम पर कैपिटा इनकम एंड नेशनल इनकम. ठीक है, डेवलपमेंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ क्राइटेरियाज, जैसा कि हेल्थ है, एजुकेशन, इनकम, और उसमें भी नेशनल इनकम की बात अगर हम करते हैं तो दीज पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स में हम डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले पीछे चल रहे हैं. ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जो हमने ऑलरेडी पहले स्टडी किया है उसका वो टेबल जो पेज नंबर 162 के ऊपर दिया है, उसको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टॉप के डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन से थे 2015 में. तो वहां पे नाम आते हैं नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, अमेरिका का भी नाम है. तो ये 5-6 कंट्रीज ऐसे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज. तो उनके मुकाबले ये जो एरियाज जो है वहां पे इनकम का या हेल्थ का, ठीक है, नेशनल इनकम का भी इश्यू जो है, एजुकेशन का इश्यू, वहां पे वो लोग काफी सारा डेवलपमेंट कर चुके हैं. जबकि उसका कंपैरिजन अगर इंडिया के साथ किया जाए, अनफॉर्चुनेटली कंपैरिजन हो भी नहीं सकता है क्योंकि बहुत पीछे हैं हम लोगों के मुकाबले.
ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वो टॉप के 5 या 6 कंट्रीज है और हम लोग 130th रैंक पे आते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सोचने वाली और समझने वाली बात है। एंड अगेन आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू कि ह्यूमन डेवलपमेंट जितना भी होता है वो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से उसकी बदौलत होता है, ठीक है, और उस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए जितना मैन पावर अवेलेबल है, जितना भी टैलेंट उस कंट्री में अवेलेबल है, उसको एजुकेट करना भी उतना ही जरूरी होता है। मैन पावर हमारे पास बहुत है, बट उनके अंदर शायद नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की जो क्षमता है वो जितनी मात्रा में होनी चाहिए वो नहीं है। दैट्स वेयर वी आर एक्चुअली सफरिंग। ठीक है, नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 163। Challenges which come in the way of progress of human development according to Human Development Index, which are equally focused are health, sex ratio and women empowerment. ठीक है, इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो HDI के मुताबिक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया जो है वो तीन सेक्टर्स में स्ट्रगल कर रहा है, हेल्थ, सेक्स रेशियो और वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। ओके, हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट इन ऑर्डर टू मेक एन इंडिविजुअल्स फैमिली एंड सोशल लाइफ ग्रेट। इट इज वेरी एसेंशियल दैट अ पर्सन शुड बी हेल्दी। कोई भी इंसान हेल्दी होना बहुत जरूरी है, अपना कंट्रीब्यूशन वो मैक्सिमम लेवल पे दे पाए देश को। ठीक है, उस चीज को देखने के लिए वो पहले हेल्दी हो, वो खास जरूरी है। इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, attention has been focused on population growth, common diseases, malnutrition, handicap, contagious diseases like AIDS, mental disorder and matters related to it. इंडिया में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें उससे पहले हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में सीरियसली इंडिया में पर्टिकुलर अगर एक रूल लाया जाए तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड की। ठीक है, करीबन 140 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, ठीक है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। और पॉपुलेशन अगर बढ़ता रहा तो फिर डेवलपमेंट के लिए चाहे जितना भी हम लोग एफर्ट करेंगे वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पहले जो देखना जरूरी है, उसके बाद जितनी भी पॉपुलेशन रहती है उसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन कुछ कॉमन डिसीजेस का विक्टिम बनता है। कॉमन डिसीजेस, फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मालन्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, उनको खाना पीना ठीक से ना मिलने की वजह से परमानेंटली बॉडी में कोई ना कोई एक डिफेक्ट आ जाती है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैंडीकैप भी होते हैं जो परमानेंटली हैंडीकैप रह जाते हैं। कंटेजियस डिसीजेस भी होते हैं अगर स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद जो डिसीज होता है उसको कंटेजियस डिसीज कहा जाता है। कुछ बच्चे जन्म से ही मेंटल डिसीजेस के शिकार होते हैं, तो ये भी एक हमारे देश का बहुत सीरियस इशू है। तो यहाँ पे हमने देखा इस पैराग्राफ में कि अगर पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन उसके साथ साथ ये कोई ना कोई डिसीज, मॉलन्यूट्रिशन या तो कोई ना कोई कंटेजियस डिसीज वाली अगर पॉपुलेशन है तो ये पॉपुलेशन जो है उसको निभाने के लिए गवर्नमेंट को काफी खर्च होगा। प्लस ये पॉपुलेशन हमारे कोई काम में नहीं आएगी, देश के काम में नहीं आएगी। देश के ऊपर यूं समझो कि जैसे कि एक बोझ है और अपना मैक्सिमम लेवल का कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं दे पाएंगे देश के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, we have been able to make a lot of improvement in the child health and child death rate by child vaccination program by providing them vaccination. ठीक है, बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के जरिए बच्चों की हेल्थ में तो हमने काफी सारा सुधार लाया है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पोलियो की खुराक हम छोटी उम्र में दे देते हैं सभी बच्चों को, जिसको ओपीवी कहा जाता है। फिर बीसीजी का वैक्सीनेशन जो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए होता है वो भी छोटी उम्र में उनको दिया जाता है। फिर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी है
वो भी उनको खिलाया जाता है। डीपीटी यानी कि डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस का भी वैक्सीनेशन उनको दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा मीजल्स, एमएमआर और टाइफाइड का वैक्सीनेशन देने की वजह से ये सारे डिसीजेस जो है अब बच्चों को नहीं होते हैं, जो पहले बहुत भारी मात्रा में होते थे, लेकिन क्योंकि अब उनकी वैक्सीन हमें मिल गई इसलिए छोटी उम्र में दे देने से उनको वापस वो आगे जाकर नहीं होते हैं। तो एक अच्छा हमारा एक स्टेप है जिसमें बच्चों की हेल्थ में हम सुधार ला पाए। A campaign has been started against deficiency of iodine, vitamin and iron. ठीक है, अगेन हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं कि छोटी उम्र में अगर बच्चों के शरीर में आयोडीन, आयरन और या तो विटामिन की कमी है, ठीक है, तो वो कमी पूरी करने के लिए उनको कौन सी खुराक खिलानी चाहिए, इतना अवेयरनेस पेरेंट्स में लाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेन्स चलाए जाते हैं। बहुत सारी ढेर सारी न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं, टीवी में भी एड आती है, रेडियो पर भी आती है, इंटरनेट के माध्यम से भी। और ये सब कैंपेन चलाने की बदौलत अब पेरेंट्स में भी अवेयरनेस ऐसे आई कि वो अपने बच्चों को कौन सा खुराक खिलाना चाहिए उसके हिसाब से उनकी परवरिश करते हैं। डिसीजेस लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी हमें इराडिकेट, जो डिसीजेस पहले प्रिवेल करते थे हमारे समाज में वो टोटली अब इराडिकेट हो गए हैं, ठीक है। डिसीजेस लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, tuberculosis, diabetes, cancer, heart diseases have been controlled substantially. ये जो अभी मैंने डिसीजेस के नाम दिए उनको हम इरेडिकेट तो नहीं कर पाए, लेकिन काफी हद तक हमने उनको कंट्रोल में जरूर ला दिया है। और ह्यूमन अवेयरनेस बढ़ने की वजह से अब इंसान जो है पहले की तरह रैकलेस लेवल पे नहीं जीता है, तो ये डिसीज के बारे में उनमें भी अवेयरनेस आ गई है, इसलिए अपने आप से भी कंट्रोल रहते हैं ये डिसीजेस। एज अ रिजल्ट मैन इज लीडिंग लॉन्ग हेल्दी लाइफ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे जो लाइफ का लॉन्गेविटी था, एवरेज स्पैन, लाइफ स्पैन था वो बहुत ही कम था, 32 साल था सिर्फ, ठीक है। आज वो लाइफ स्पैन जो है वो डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये उसी बात का नतीजा है कि कुछ डिसीजेस इरेडिकेट हमने कर दिए हैं, कुछ डिसीजेस को हमने कंट्रोल में ले लिया है, और काफी कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे खुद की अवेयरनेस का भी रहा है, जिसकी वजह से अब ह्यूमन लाइफ जो है वो पहले के मुकाबले काफी एक्सटेंड हो गई है, ठीक है। डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, मोर्टालिटी रेट, बर्थ रेट और मोर्टालिटी रेट में कमी होने की वजह से, बर्थ रेट यानी कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसको बर्थ रेट बोलते हैं, मोर्टालिटी रेट यानी कि ऑब्वियसली बच्चे जन्म लेने के बाद कुछ बच्चे जो है उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो भी अब डिक्लाइन हुआ है। देन चाइल्ड मोर्टालिटी रेट हैज बीन रिकॉर्डेड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है अब, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, waterborne diseases and malnutrition have raised problems for people. पानी से होने वाले जो रोग होते हैं, ठीक है, उसको waterborne diseases कहा जाता है। तो ऐसे डिसीज को बहुत ही भयानक माना जाता है क्योंकि पानी हम सभी लोग कंज्यूम करते हैं, अगर वो पानी कंटेमिनेट हुआ, ठीक है, तो एक ही साथ में कुछ ही मिनटों में पानी की वजह से काफी हजारों लोगों को डिसीजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। As the ladies, children and poor people are getting nutritious food, suffering from lack of nutrients, basic minerals, many vitamins and proteins, their development have been stopped or their development is incomplete, ठीक है। कुछ पोषक आहार ना मिलने की वजह से, जो सही खुराक ना मिलने की वजह से, खास करके बच्चे और फिर जो औरतें होती है और जो एल्डरली पीपल होते हैं, उनका बॉडी ठीक ढंग से नहीं रह पाता है, ठीक है। तो इस इनकॉम्पिटेंसी को मिटाने का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। Environmental pollution and poisonous gases are another challenge in our daily life.
फिर हमारे देश में पॉल्यूशन की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। पॉल्यूशन कुछ ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से बढ़ता है, कुछ इंडस्ट्रीज की वजह से फैलता है, ठीक है। इससे भी हमारे डेली लाइफ में काफी असर हो रहा है और उसको भी हम कंट्रोल करने का एक कोशिश कर रहे हैं। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसको कहते हैं कि लाइक पहले जो लोग गांव में रहते थे, आजकल के जमाने में हम ये देखते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग अब शहरों में रहने लगे। तो अर्बनाइजेशन बढ़ा है। क्राउडेड हैबिटेट्स, हैबिटेट यानी रहने की जगह, जो रहने की जगह खास करके बड़े शहरों में, दिल्ली है, अहमदाबाद है, मुंबई है, कोई भी बड़े शहर में अगर आप जाओगे तो आप वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे भीड़ भाड़ है और भीड़ भाड़ में लोग रहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी जगह होती है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पे इन्फेक्शन फैलने की, पोल्यूशन का समस्या जो है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वहां पे बार बार हो सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऑब्वियसली जहां पे भारी पॉपुलेशन होगा वहां पे बड़े शहरों में ये समस्या डेफिनेटली देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है वहां पे वो लोग ये समस्या का सामना नहीं करते हैं, ठीक है। इतना क्राउडेड वहां पे नहीं देखने को मिलता जितना यहाँ पे देखने को मिलता है। It has become especially important to focus on health agent changes to be done respiratory, ठीक है। तो पोल्यूशन की समस्या को मिटाने के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिससे हम सांस लेते हैं वगैरह, ठीक है, उसको सुधारने के लिए पहले पोल्यूशन को कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करने की वजह से भी इंसान का लाइफ स्पैन जो है वो कम हो सकता है और उसकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर चैलेंज ऑन द फील्ड एट द फील्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ के बारे में जो हमने पढ़ा, जो कि सबसे प्रोमिनेंट हमारी समस्या है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से तरीके से हम लोग समस्याओं का सामना इस फील्ड में कर रहे हैं। अब बात आती है सेक्स रेशियो, ओके। सेक्स रेशियो का मतलब है कि मेल्स के मुकाबले फीमेल्स का कितना परसेंटेज, यानी कि कितनी फीमेल, सपोज 1000 मेल्स हैं उसके सामने टोटल मिला के कितनी फीमेल्स इंडिया में उसका पॉपुलेशन है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है और इसको पढ़ते हुए हमें ये भी पता चलेगा कि पास्ट में या तो इवन आज भी एक खतरनाक सोशल इवल जो है वो चल रहा है अभी भी। पहले ज्यादा था, अभी कुछ कम हो गया, लेकिन फिर भी कंप्लीटली वो इरेडिकेट नहीं हुआ है। तो पढ़ते हैं उसके बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल द सिटीजन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा गया है कि हर एक नागरिक को समानता का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू सेंसस, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 48.46% फीमेल एंड 51.54% मेल्स आर देयर। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है। आज से कुछ 9 साल पहले जब पॉपुलेशन का गिनती हुआ था 2011 में, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला 2021 में होगा, अगले साल। हर 10 साल में एक बार गिनती होता है, ठीक है। तो वो सेंसस के मुताबिक टोटल पॉपुलेशन में मेल्स के मुकाबले फीमेल की संख्या कम थी। मेल्स जो थे वो 51.54% थे और उनके सामने फीमेल्स जो थी वो 48.46% थी। आइडियल लेवल पे अगर देखा जाए तो 50-50 होना चाहिए दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स का जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन में वो कम है, ठीक है। ये जो है फिगर वो 9 साल पहले का है, ठीक है। अगले साल जब पॉपुलेशन का सेंसस होगा तब ये फिगर अलग भी होगा, ये, लेकिन पहले से ये देखा गया है कि जब से हमने पॉपुलेशन का गिनती की शुरुआत की 1951 से, 1951, फिर 61, 71, 81, 91, फिर 2001, 2011 और अब जो आएगा वो 2021। तो थ्रू आउट अभी तक ऐसा ही देखा गया कि फीमेल्स जो है वो मेल्स के सामने कम है। तो एक बहुत ही दुखद बात है हमारे लिए, और वैसे देखा जाए तो शर्म की बात भी है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक सोशल लेवल कस्टम जो है वो जिम्मेदार है। If we view from this angle, female not only play a leading role as a human resource in India, but also in the world. पूरे दुनिया का अगर बात किया जाए
तो फीमेल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फीमेल्स की वजह से बच्चा जन्म होता है, वो तो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है ही, ठीक है। और आजकल के जमाने में तो हम देख सकते हैं कि फीमेल्स इवन फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी करती है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके बारे में आगे हम पढ़ाई करने वाले हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहा है। तो ऐसी हालत में जहाँ पे मेल फीमेल को इक्वल माना जाता है, लेकिन फिर अगर हम संख्या की बात करते हैं तो वहां पे मेल फीमेल इक्वल नहीं है, मेल ज्यादा फीमेल कम है। तो एक हमारे देश के लिए दुख की बात है। ये चीज हर एक कंट्री में अलग अलग होता है, ठीक है। सभी कंट्री का सेम क्राइटेरिया नहीं, कुछ ऐसे भी देश है वैसे देखा जाए तो कि वहां पे मेल्स के मुकाबले फीमेल्स ज्यादा है, ओके। बट आइडियल लेवल पे देखा जाए तो दोनों सेम 50-50 का लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। बट ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस and differences in upbringing and expectation from social and cultural perspective, path of development of male and female is different. Biological reasons की वजह से मेल का डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से होता है और फीमेल का कुछ अलग तरीके से होता है। प्लस हमारे समाज का ढांचा जो है वो इस तरह से बना हुआ है, जिसमें फीमेल्स के लिए डेवलप होना, ग्रोथ करना उनके लिए मेल्स के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। Even today in many families, women are engaged in household chores, cooking or bringing up children. काफी जगह पे आज भी ऐसा देखा जाता है कि औरत का काम बच्चों को बड़ा करना है, ठीक है, घर में कुकिंग करना है, घर का काम करना, वही रह गया है। ऐसा औरत का काम होता है, लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। They do not have any contribution in economic earnings of family or country. ठीक है, कुटुंब और देश की इनकम बढ़ाने में अगर कोई वुमेन काबिलियत रखती है तो भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा और ऐसा बताया जाएगा कि फिर घर कौन संभालेगा, ऐसा करके उनको घर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। और काफी जगह पे ये भी देखने को मिलता है कि इवन इफ द वुमन इज एजुकेटेड, देन आल्सो शी इज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डूइंग द हाउसहोल्ड चोर्स एंड ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रन, even if she is a highly qualified woman, but still they are not allowed to work and work outside in a job or a business, okay। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। तब जाके हमें पता चलता है कि सोशल लेवल पे कंट्रीब्यूशन देने की क्षमता होने के बावजूद भी विमेन जो है वो उनका बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाता है और उसका अल्टीमेटली नुकसान देश को ही होता है। They do not have any contribution in economic earnings of family or country. They do not have any power to take decisions in family. Even family के अंदर भी उनको decisions लेने की क्षमता नहीं दी जाती है। Decisions सारे मेल्स, हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि पुरुष लोग डिसीजन लेते हैं। Suffer from inadequate health care, कई बार अनफॉर्चुनेट है ये चीज कि हेल्थ केयर में भी उनको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो खास करके बीमारी के हिस्से में उनका इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है जितना एक मेल के लिए रखा जाता है, ओके। दे आर डिप्राइव्ड फ्रॉम इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल राइट्स। कई बार ऐसा भी देखा जाता है गांव में खास करके कि उनको पढ़ाया भी नहीं जाता है। इकोनॉमिकल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स उनको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। They experience discrimination in their clothes, games, opportunities of education, food, hangout, ethics and behavior. उनको भी ऐसा बार बार रियलाइज होता है कि उनके घर में अगर उनका बड़ा या छोटा भाई है तो उसके मुकाबले उनको काफी सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उनकी पसंद के उनको कपड़े नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसकी मर्जी से वो बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर नहीं सकती है। एथिक्स भी उनको ज्यादा सिखाया जाता है, बिहेवियर के बारे में उसको ज्यादा डांटा जाता है लड़की को, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन जो है वो भी उनको कम मिलता है। हालांकि काफी हद तक ये समस्या आजकल हल हो चुकी है इंडिया में, लेकिन इसको टोटली इरेडिकेट करना अभी बाकी है, ठीक है।
दे बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड मैरिज। ये एक्चुअली पहले बहुत होता था, ये छोटी उम्र में उनकी शादियां हो जाती थी। पर्दा सिस्टम, ठीक है, घूंघट तान के उनको घूमना फिरना पड़ता था घर में भी, पर्दा सिस्टम जिसको घूंघट बोलते हैं, ठीक है। और डाउरी सिस्टम, शादी होने के बाद भी लड़की के माता पिता जो है उनको डाउरी देना पड़ता था लड़के वालों को। ये समस्या भी बहुत गंभीर हुआ करती थी, आज भी है थोड़ी बहुत। एंड मेनी अदर सोशल इवल्स ड्यू टू लो लिटरेसी रेट अमंग देम। तो लड़कियां जनरली ऑलरेडी वो उनका पढ़ाई जो लिखाई है वो कम होता था, ठीक है, इसलिए ये इविल बहुत ज्यादा स्प्रेड होता था। अब ऑलरेडी क्योंकि उसका एजुकेशन नहीं हो रहा है तो माँ बाप हमेशा वही सोचते थे कि इसकी जल्द से जल्द शादी करवाई जाए बस। ओके, दे आर फोर्स्ड टू बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। ये बहुत गंभीर समस्या थी पहले के जमाने में, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड, जिसमें बच्ची का जन्म होने के साथ ही उसको दूध से भरे हुए वेसल में डुबाकर उसको मार दिया गया था। क्योंकि पेरेंट्स ये समझते थे कि लड़की जो है वो बोझ है उनके ऊपर, ठीक है, वो जब बड़ी होगी तब उसका शादी करना पड़ेगा, ठीक है, वो कमा तो नहीं पाएगी क्योंकि उसके लिए कमाई करना अलाउड नहीं था उस वक्त के समाज में। तो शादी में उसको बहुत भारी डावरी देना पड़ेगा, जिसके लिए माँ बाप जो है वो सक्षम नहीं थे, इसलिए मजबूरन अगर लड़की का जन्म होता था तो मार दी जाती थी इस तरह से। तो जनरली द बर्थ ऑफ अ फीमेल इन द फैमिली, ओके, इट वाज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, ठीक है। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से 200-300 साल पहले जब ब्रिटिश रूल्स हुआ करता था यहाँ पे, ओके। ब्रिटिशर्स ने काफी कुछ एक एफर्ट्स किए थे इस समस्या को मिटाने के लिए, काफी हद तक उसमें सफलता आज तक मिल चुकी है, लेकिन फिर भी इसको भी कंप्लीटली इरेडिकेट करना अभी बाकी है, ठीक है। Then they are forced to become victim of child infanticide, low respect, desire to have a son. कुछ माँ बाप लिटरली ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनका बेटा हो तो अच्छा है, बेटी नहीं होनी चाहिए। सोशल ट्रेडिशन एंड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल है इसलिए उसका जो शोषण है उसके सामने अन्याय है वो ज्यादा होता था मेल्स के मुकाबले। इनइक्वालिटी इज सीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस। सारे क्षेत्रों में मेल्स के मुकाबले फीमेल्स को असमानता रखी जाती थी। यहाँ पे नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल दिया गया है, ठीक है, जिसका टाइटल है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है। सेक्स रेशियो इंडिया का उसमें डिटेल एनालिसिस नीचे टेबल में किया गया है, जिसके मुताबिक एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 का डेटा है ये अगेन, ओके। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI फीमेल का अगर 0.525 है तो मेल्स का उससे काफी ज्यादा है, 0.661, ओके। और उसी हिसाब से सारे क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो फीमेल्स का जो है वो फिगर आपको डाउन ही लगेगा, मेल्स का फिगर जो है वो मेल्स से जुड़ा हुआ जो फिगर है वो ज्यादा लगेगा। सिर्फ एक बात को छोड़ के कि जो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो फीमेल्स में ज्यादा है 69.5, ठीक है, और मेल्स की 66.6 है। तो ऑब्वियसली फीमेल्स का लाइफ जो है वो ज्यादा लंबा होता है एवरेज के हिसाब से, मेल्स का थोड़ा सा कम होता है, ये एवरेज की बात है, ठीक है। जनरली ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव मेल डोमिनेंस इन हाई पोस्ट। ऐसा आपने देखा ही होगा कि हर एक स्टेट में मेल्स का डोमिनेशन होता है, हाई पोस्ट में जनरली मेल्स पाए जाते हैं। हाँ, आजकल के जमाने में फीमेल्स भी होती है, हमने ये भी देखा है कि फीमेल्स जो है वो चीफ मिनिस्टर बनती है, यहाँ तक के प्रेसिडेंट भी बन चुकी है। धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है, लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि हाई पोस्ट पे हाई इनकम जो है वो मेल्स की होती है, ज्यादा प्रॉफिट तो वो मेल्स को मिलता है, मोर सैलरी दैट इज आल्सो असाइन्ड टू मेल्स, ठीक है, ज्यादा सैलरी वाली जॉब्स जो है वो भी मेल्स को दी जाती है, ओके। प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज हार्डली 12.2% इन पार्लियामेंट। ये तब की बात है जब 2015 में फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स टोटल मिला के जितनी भी सीटें हैं
उसके सिर्फ 12.2% थी फीमेल्स थी, ठीक है। लेस प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इज देयर इन पार्लियामेंट, विधानसभा, सीनियर ऑफिसर्स, managers, directors of companies, commercial and technical field, even discrimination in other fields is clearly evident. खास करके हाई पोस्ट पे और इवन विधानसभा में और पार्लियामेंट में फीमेल्स की संख्या कम देखी गई है, और बहुत ही ग्रेजुअली धीरे धीरे वो संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इक्वालिटी तक लाते लाते मेरे ख्याल से काफी टाइम लग जाएगा। ओके, ये इक्वालिटी लाने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो आजकल एक कैंपेन चल रहा है, उसका नाम है वुमेन एम्पावरमेंट। तो आइए अब उसके बारे में पढ़ते हैं, पेज नंबर 165 के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। जो नारियां होती है, जो स्त्रियां होती है, औरतें होती है, उसके अंदर जागरूकता लाना, ओके, उनको सशक्तिकरण करना उनके अंदर, दैट इज नोन एज वुमेन एम्पावरमेंट। Women are the center of whole development process. डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें women जो है वो एक सेंटर होती है। In any of the developing country, economic empowerment is the main aspect of women empowerment. ठीक है, women empowerment अगर हमें सक्सेसफुल करना है तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर विमेन एम्पावरमेंट। अगर विमेन को ज्यादा शक्तिशाली बनाना है तो उनको फ्रीडम देना वो भी जरूरी है। जितना बांध के रखेंगे उतना उनका डेवलपमेंट कम होगा। उनका अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर भी नेगेटिव असर पड़ेगा। इफ ए वुमन इज एजुकेटेड, शी वुड एजुकेट अ हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो पूरे घर को भी, यानी कि आने वाली जनरेशन को भी वो पढ़ाएगी लिखाएगी। अ सोसाइटी एंड अल्टीमेटली द एंटायर नेशन। तो हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि हाउस के बाद में आता है सोसाइटी, और फिर बाद में पूरा देश। एक औरत अगर पढ़ी लिखी होती है तो अपने घर को, उसके साथ साथ पूरे समाज को और पूरे कंट्री को वो एजुकेट कर सकती है। अगर सभी वुमेन educated है तो our country has started taking steps in this direction. हमने इस डायरेक्शन में स्टेप्स लेना शुरू किया है धीरे धीरे। From time to time they have served at the post of prime minister, president and as chief minister of different states. जो मैंने आपको आगे बोला बिल्कुल वैसे ही कि आजकल हम देख रहे हैं कि काफी फीमेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट हो चुकी हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं। Women are engaged in jobs like taxi driver to pilot. कुछ फीमेल्स पायलट भी हैं, कुछ फीमेल्स टैक्सियां भी चला रही हैं, रिक्शा चलाते हुए भी कुछ फीमेल्स का आपने देखा होगा। और हमारे लिए गर्व की बात है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स आ रहे हैं। दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा फीमेल पायलट्स इंडिया में है। So it's a really a matter to be proud of for us. Okay? क्योंकि ऐसे अगर फैक्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से दूसरी फीमेल्स को भी आगे बढ़ने का एक encouragement मिलता है। We have been watching women working in social worker, literature, journalist, sports person, educator, anchor on TV and news channels. आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोग देखते होंगे। तो कोई टीवी प्रोग्राम की एंकर वो होती है, न्यूज रीडर्स वो होती है, ठीक है। काफी सारे फीमेल कैरेक्टर सीरियल्स में, मूवीज में वगैरह आते हैं, ठीक है। और इवन स्पोर्ट्स में भी फीमेल का नॉमिनेशन आजकल देखा गया है। फीमेल की क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छा आजकल कर रही है। इंडिया का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा रहा है फीमेल क्रिकेट टीम का, ठीक है। Women employment is expanding from working as a laborer to work in business, commerce. पहले के मुकाबले पहले उनको लोअर लेवल की पोस्ट मिलती थी काम अगर उनको करना है तो, लेकिन अभी उनको इम्पोर्टेंट पोस्ट मिलती है, हायर सैलरी मिलती है, प्रॉफिट्स भी उनको अच्छा खासा मिलता है। वो खुद अपने अकेले अपने हाथ से वो बिजनेस चला सकती है। कम्युनिकेशन एंड मेनी अदर जॉब्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एजुकेशन। धीरे धीरे उनका एजुकेशन बढ़ा है, इसलिए ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इफेक्ट कर रहे हैं आजकल,
ठीक है। सो इंक्रीजिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोग्राम्स, स्पेशली कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जा रहे हैं जो स्पेशली फीमेल्स ग्रोथ के लिए होते हैं। उसकी वजह से उनका ग्रोथ जो है पिछले कुछ सालों में बहुत ही रैपिडली हुआ है। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंट, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें करना बाकी है फीमेल एम्पावरमेंट के फील्ड में। ओके, सो फॉर एक्सटेंडिंग इट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें अभी भी बहुत सारे एफर्ट्स करना बाकी है। कितने एफर्ट्स हमने सो फार किए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कितने एफर्ट्स करना जरूरी है, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर में, अभी नहीं। तो यहाँ पे ये लेक्चर मेरा खत्म करता हूँ मैं, इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड।